हम मल्टीपल सेक्शन पढ़ेंगे आज और प्रीवियस कन्विक्शन समझेंगे, प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। बहुत सारे इसमें इसके साथ साथ हमने सेक्शन पढ़ने हैं, 211 सब सेक्शन 7, 236 प्रोवाइजो, 248 75 IPC, 1454 इंडियन एविडेंस एक्ट की एक्सप्लेनेशन 2, है ना। तो ये और अगर आपको और पढ़ना है तो फॉर्म नंबर 32 भी देख सकते हैं आप कि कैसे चार्ज फ्रेम होता है। एकदम सिंपल स्टार्ट करते हैं पहले चार्ज फ्रेमिंग, क्योंकि हमारे लिए ना ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप देखो कि 211 सब सेक्शन 7 ये प्रीवियस कन्विक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि जब आप जजमेंट लिखोगे तो जजमेंट राइटिंग में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या बोलता है? सो बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी स्टेज है ट्रायल की, ठीक है, जहाँ से ट्रायल शुरू होता है। और चार्ज लगाना मीन्स व्हाट? एक नोटिस देना अक्यूज को कि भाई आपके अगेंस्ट ये सारे एलिगेशंस हैं और देख लो क्या क्या एलिगेशन है और आप अपने हिसाब से अपना डिफेंस तैयार कर लो। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट अ प्रोविजन अंडर CRPC बाय द वे, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल, है ना। अक्यूज्ड हैज़ टू बी टोल्ड अबाउट द चार्जेस, उसको रीड ओवर करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या चार्ज है। जब आप चार्ज फ्रेम करोगे अपने MP के एग्जाम में तो आपको चार्ज फ्रेमिंग के 10 नंबर अलग से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। आपको लिखना होता है कि द चार्जेस हैव बीन रेड ओवर एंड एक्सप्लेन्ड टू अक्यूज्ड एंड ही प्लीड्स नॉट गिल्टी। उसका प्ली ऑफ गिल्ट लिखना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं लिख सकते आप कि ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, नहीं, आपको प्ली ऑफ गिल्ट लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालनी पड़ेगी और नीचे लिखना पड़ेगा कि द अक्यूज स्टेटेड दैट ही हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड ही प्लीड्स नो गिल्टी, ऐसे करके, या नॉट गिल्टी। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड वी कैन नॉट मिस इट। और इस पे फॉर्मल हियरिंग भी होगी चार्ज पे। अच्छा, बड़े सारे टाइप ऑफ ट्रायल होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होता है, समन ट्रायल होता है ना। तो छोटे छोटे जैसे समन्स केस हो गया, उसमें हो सकता है फॉर्मल हियरिंग ना हो, बट अक्यूज को नोटिस जाएगा ही जाएगा। देखो, और ये बहुत ही इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा अक्यूज को, और ये बहुत ही इनक्योरेबल इरेगुलरिटी हो जाएगी अगर अक्यूज को यही नहीं बताया कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस क्या हैं, है ना। वो बेचारा क्या डिफेंड करेगा अपना। तो जनरली आप जो भी ऑफेंस होता है, नेम का ऑफेंस क्या है ना, किस सेक्शन में आता है, क्या ऑब्वियसली आप पनिशमेंट की सेक्शन लिखते हो हमेशा चार्ज में ना, कभी भी मेन बॉडी की सेक्शन नहीं लिखते हो। फिर डिटेल्स क्या है उस ऑफेंस के, कैसे कमिट हुआ, प्रोसीजर, टाइम, प्लेस, पर्टिकुलर्स, है ना। PPT बोलते हैं हम इसको। चार्ज में आपको PPT लगाना पड़ता है। PPT इज प्लेस, पर्टिकुलर एंड टाइम, है ना। मैनर किस तरीके से, इन मैनर इन विच इट वॉज कमिटेड। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू यू मीन एज अ जज, है ना। तो जज चार्ज फ्रेमिंग किसके लिए करता है? कई बार ना इंटरव्यू में पूछ लेते हैं किसके लिए बनाते हो आप चार्ज। क्या आप अपने फाइल के लिए बनाते हो या कोर्ट के लिए बनाते हो? नहीं, आप अक्यूज के लिए चार्ज बनाते हो, और आपको इसीलिए उस लैंग्वेज में लिखना होता है जिस लैंग्वेज में वो बंदा समझ पाए। ओके, नाउ 211, वही जो भी मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्या होगा चार्ज का। 211 सबसेक्शन 7 पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस कन्विक्शन का हमें हिंट देता है। क्या है? बोलता है, इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इज लायबल बाय रीजन of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated, very important, shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the court may add, ये समझो जरा, The court may add it any time before the sentence is passed। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, पहले मान लो पहले भी चोरी करी हो, है ना, जो उसका ट्रायल चला हो और अभी भी इसने चोरी करी है, ठीक है, 2 ट्रायल, मतलब ये दूसरा इसका कन्विक्शन होगा अगर हुआ तो ये क्या बोल रहा है कि या तो आप जब चार्ज बना रहे हो ना, तो चार्ज में ही एक प्रीवियस कन्विक्शन की लाइन डाल दो कि ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर दिस ऑफेंस, है ना। या तो अगर आपने नहीं बनाया है तो भी बाद में चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है ये समझना, है ना। वो क्या बोल रहा है कि द पर्टिकुलर, द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज, राइट। वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा उसको प्रीवियस कन्विक्शन का। अब प्रीवियस कन्विक्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। इन्हांसमेंट पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और 16, है ना। 12 क्या बोलता है? कॉइन्स, ये स्टैम्प, गवर्नमेंट स्टैम्प और या काउंटरफीटिंग कॉइन्स, है ना, ये काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन से रिलेटेड है चैप्टर 12। और चैप्टर 17 जो है आपका ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से है, तो जैसे थेफ्ट हो गया,
है ना, और ये सारे एक्सटॉर्शन हो गए, और ये और क्या होता है आपका रॉबरी हो गया, है ना, देन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, ये सारे मिसचिफ, ये वाला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर 17 है। तो क्या बोल रहा है कि whoever having been convicted by a court in India, पहले ब्रिटिश इंडिया था, अब इंडिया हो गया, an offense punishable under chapter 12 or 17 with imprisonment of either description of 3 years or upward। मतलब इन दो चैप्टर में अगर कोई ऑफेंस वो कन्विक्ट हुआ है अक्यूज्ड, और उसको 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, ठीक है, then in such a case he shall be guilty of any offense punishable under those chapters with like imprisonment for the term, shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or imprisonment of either description which may extend to 10 years। now very important, कहने का क्या मतलब है, जो अगर इसका प्रीवियस कन्विक्शन रहा है तो इसकी जो अभी की पनिशमेंट है ना, जैसे मान लो इसने चोरी करी, कन्विक्ट हो गया, अभी भी उसने कोई ऑफेंस किया, 3 साल तक की पनिशमेंट है जिसकी, और अब जो इसने ऑफेंस किया ना, इस ट्रायल में वैसे इसको सज़ा मिलती 3 साल की, बट क्योंकि इसका प्रीवियस कन्विक्शन भी रहा है तो अब इसकी जो पनिशमेंट है ना, मतलब हिज पनिशमेंट फॉर द सेकेंड ऑफेंस मे गो अप टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वॉट योर प्रीवियस कन्विक्शन इज, है ना, दैट हिज punishment for second offense may go up to life imprisonment। this is called enhance मतलब बढ़ के, है ना, enhanced punishment। अगर आपको देखना है फॉर्म नंबर 32 देख सकते हो। तो अब क्या है कि इसने बोला है सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कि जब आप चार्ज लगा रहे हो ना, तो चार्ज में एक लाइन लिख दो कि ये प्रीवियस कन्विक्शन को एक्सप्लेन करते हुए उसके बारे में, उसके फैक्ट और डेट और प्लेस को बताते हो। अब समझो, आप भले ही लिख ज़रूर लो, इसमें क्या लिखा है, मे ऐड, अगर नहीं किया तो मे ऐड एट एनी टाइम बिफोर द सेंटेंस इज पास्ड। आपको पता है सेंटेंस पे हियरिंग होती है, जब आप जजमेंट लिखोगे तो आप अडजर्न करते हो डेट, है ना, सेंटेंस पे हियरिंग अलग होती है, क्योंकि फिर प्रोसिक्यूशन बताता है कि कन्विक्शन तो हो गया है भाई, पर क्यों ये, मतलब ही इज़ द सोल ब्रेड अर्नर, तो कोशिश करता है कि सज़ा कम से कम। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप या तो चार्ज शुरू में लगा सकते हो या तो बाद में लगा सकते हो, बट इवन अगर आपने चार्ज पहले लगा दिया ना, उसकी हियरिंग हमेशा बाद में होगी। कहने का क्या मतलब है, अक्यूज्ड बोलेगा कि नहीं मैंने कोई वो नहीं किया, पहले कोई ऑफेंस नहीं किया, तो उस पर भी तो हियरिंग होगी ना। जैसे नॉर्मल ऑफेंस के चार्ज पे हियरिंग हो रही है, वैसे प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज पे भी हियरिंग होगी। सो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये हियरिंग जो है वो बाद में हो। और ये कब होगा यार, तुम लोग सोचोगे मैम ये सिचुएशन कब आएगी, ये ऐसे कैसे रैंडमली एकदम प्रीवियस कन्विक्शन करने लग जाए या कैसे हो जाए। आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे ऐसी स्टेजेस आती हैं जहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट हो जाता है। ओके, सेक्शन 14 और सेक्शन 54। जैसे मान लीजिए कि ट्रायल चल रहा था, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस दिया, यस, एंड यहाँ पे पहले प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिया, फिर यहाँ पर अपने डिफेंस ने अपना एविडेंस दिया, और डिफेंस ने एक डिफेंस लिया कि जो अक्यूज्ड है उसका गुड कैरेक्टर है, राइट। तो अब प्रोसिक्यूशन इस गुड कैरेक्टर को रिफ्यूट करने के लिए प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव कर सकता है, ओके। और या तो फिर सिमिलर अकरेंसेस आए हैं तो उस केस में 14 और 15 रेलेवेंट हो जाता है ना। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखो तो उसमें प्रोसिक्यूशन प्रीवियस कन्विक्शन का 14 हो गया या 54 में प्रूफ दे सकता है इन ऑर्डर टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, यस। सो अगर आप देखो इसमें 54 अगर हम देखें, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, तो क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है ही नहीं। मैं ही नहीं बोल सकता अरे ये तो है ही, चोरी है ये, है ना साहब, ये चोर है इसलिए इसको कन्विक्ट कर दो। नो, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल।
पर अगर मान लो कि अक्यूज्ड बहुत कूल बन के उसके गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है, देन इन सच अ केस यू कैन से कि सर बड़ा ये जो बोल रहा है कि नहीं ही इज़ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, क्योंकि यही सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं प्रीवियस कन्विक्शन के टाइम पे, है ना। तो आप बोलो कि ये जो सारी चीज़ें बोल रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि ये देखिए ना पहले ये इस केस में ये कन्विक्ट हो चुका है। सो अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। 14 क्या बोलता है, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be relevant, है ना। तो जो previous conviction है वो भी एक चीज ये प्रूव करता है कि there was a certain state of mind existing at that point in time। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से हम थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट में पहुँच रहे हैं। Now the section that we have to read is 236. Okay, 236 क्या बोलता है कि देखो जनरली अगर आपको अक्यूज का गिल्ट प्रूफ करना है तो प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस प्रोसिक्यूशन दे सकता है, ऑफ कोर्स देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे उसकी गिल्ट प्रूफ करोगे। बट इसका जो प्रोवाइजो है 236 का, यहाँ से पढ़ते हैं, ये provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under 229 or 235। कहने का क्या मतलब है कि ना तो कोर्ट इसको इस चार्ज को पढ़ के बताएगा, ना ही अगर वो बोलता भी है ना कि उसकी आई प्लीड गिल्टी या नॉट प्लीड गिल्टी, ये भी स्टेज नहीं आने देगा। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज जब फ्रेम होता है तो चार्ज को रेड ओवर किया जाता है, उससे उसकी पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, यही चार्ज पे हियरिंग होती है ना। तो ये सिनेरियो नहीं होगा उस टाइम पे, एट द स्टेज ऑफ ट्रायल इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और ना ही प्रोसिक्यूशन को किसी भी तरीके का एविडेंस प्रूफ करने की कोशिश करेगा प्रीवियस कन्विक्शन की। नो, द प्रोसिक्यूशन विल नॉट गिव एनी एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस कन्विक्शन इन ऑर्डर टू प्रूव द इनहैंस्ड पनिशमेंट ऑफ दिस पर्सन चार्ज की स्टेज पे, है ना। क्योंकि चार्ज पे क्या होगा, फ्रेम होगा, वो पूछेगा जो इस देखो 2 ट्रायल की बात हो रही है, एक ट्रायल जो वहाँ हो चुका है जिसके कारण उसको कन्विक्शन हो चुकी है, और यहाँ पे एक प्रेजेंट ट्रायल चल रहा है। इस प्रेजेंट ट्रायल के चक्कर में उसको प्रीवियस कन्विक्शन के कारण इनहैंस्ड पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 14 और 15 तो बोलते हैं कि हाँ आप दे सकते हो एविडेंस, बट 236 का प्रोवाइजो बोलता है कि इवन इफ अगर डिफेंस ने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया है तो प्रोसिक्यूशन प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस नहीं दे सकता उसके बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू सीक इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस। व्हाई? जस्ट टू मेक श्योर कि वो जो जज है जो ये प्रेजेंट ट्रायल कर रहा है उसके मन में स्टार्टिंग से एक बायस ना आ जाए। हाँ, अगर वो प्रेजेंट केस में कन्विक्ट होता है फिर उसके लिए आप क्या कहते हैं इनहांस पनिशमेंट कर सकते हो, बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि हाँ जी ये तो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, इसका ये था, और आपने वो कन्विक्शन किसी तरीके से प्रूव कर दिया, ऑफिसर इन चार्ज था जो जेल का, उसका वारंट ऑफ कस्टडी दे के, है ना, अक्यूज की ईमेल आईडी प्रूफ लगा के बता दिया ये तो देखिए सर कन्विक्टेड था, इसका तो इसने इतना टाइम कस्टडी में वेस्ट किया, तो कोर्ट के मन में एक प्रिजुडिस आ जाएगा कि अरे यार ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, अरे ये तो करता रहता है, तो फिर उसका दिमाग में एक प्रिजुडिस क्रिएट हो जाएगा जो कि कोर्ट नहीं चाह रही है, जो कि लॉ नहीं चाह रही है। ठीक है, अब 248 देखिए, 248 अगर हम पढ़ें तो 248 का 3 बोलता है कि वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ 211 सबसेक्शन 7 एंड द अक्यूज डज नॉट एडमिट, है ना, उससे पूछेंगे कि अच्छा अब इस पे अगर हियरिंग हो रही है बाद में, है ना, और अगर वो बोल रहा है कि डू यू प्लीड गिल्टी, तो वो बोलता है नहीं आई डू नॉट एडमिट कि मेरा कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ था, ये तो मुझे फॉल्सली इम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो जो मैजिस्ट्रेट है आफ्टर ही हैज़ कन्विक्टेड द सेड ऑफेंस द सेड अक्यूज्ड, मतलब ट्रायल ख़त्म होने के बाद जब सेंटेंसिंग होगी ना तो उस पर प्रीवियस कन्विक्शन की भी सेंटेंसिंग बाद में अलग से होगी।
after he has convicted the accused, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. ठीक है, provided that no such charge shall be read out by magistrate, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred by the prosecution or in any evidence adduced by it until and unless the accused has been convicted under subsection 2. तो ये जो हियरिंग होगी ना, आप अब क्या है 211 सबसेक्शन 7 बोलता है कि आप लगा सकते हो चार्ज. तो कहने का मतलब है कि चार्ज लगाना मतलब चार्ज फ्रेमिंग से तो ट्रायल शुरू होता है, तो ट्रायल की तो इनिशियल स्टेज पे चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी, है ना, अंडर सेक्शन 211. आप देखोगे ना, जजमेंट भी लिखते हो तो पहले चार्ज फ्रेम करते हो फिर जजमेंट लिखते हो, और ट्रायल चलेगा, है ना. प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे, डिफेंस एविडेंस आएंगे, यहाँ पर हो सकता है प्ली ऑफ गिल्ट हो, है ना, हो सकता है यहाँ पर अक्विटल के चार्जेस हों, जो भी. और यहाँ पे ट्रायल ख़त्म होगा, या तो आप इसको कन्विक्ट करोगे या तो इसको आप अक्विट करोगे. तो यहाँ ट्रायल जब ख़त्म हुआ और कन्विक्ट किया तो यहाँ पे थोड़ी डेट पोस्टपोन की जाती है. हियरिंग सेंटेंस पे हियरिंग होती है कि मान लो अगर 10 साल की सज़ा है तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो ट्राई करेगा कि सज़ा कम से कम कराए. तो यहाँ पे जो होगा ना, देन इन ऑन दिस पर्टिकुलर, जहाँ पे जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है तब ये प्रीवियस कन्विक्शन पे हियरिंग होगी. 298 बोलता है कि कैसे आप प्रूव करोगे प्रीवियस कन्विक्शन. तो बोलता है कि ऑफिसर इंचार्ज जो होगा जेल का, है ना, जेलर है, उससे आप वारंट ऑफ कस्टडी ले लोगे, और या तो जो आईडी प्रूफ है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ वारंट टेक्निकली लोगे 298 में, कि बताने के लिए कि देयर हैज़ बीन अ प्रीवियस कन्विक्शन. ओके, सो देखिए, इन केस ऑफ अ कन्विक्शन ईदर बाय अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल in which the punishment or any part of was undergone, मतलब जिसकी कस्टडी में था, or by production of warrant of commitment under which the punishment was suffered. तो मतलब किसी authorized एजेंसी से, यहाँ पे जो जेलर है या जो जेल का ऑफिसर है, उससे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेना कि ये बंदा आपके यहाँ इतने टाइम से कस्टडी में था. Yes, so this is about previous conviction. It becomes very important at the stage of charge framing. It becomes very important while writing the judgment, है ना, सेंटेंस पे जब हियरिंग होती है. और जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी जुडिशियल सर्विसेज में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड प्रॉबली देन ये, बट आपको बस ये समझना है कि क्यों नहीं होता है. सर डीजेस के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरली पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि प्रीवियस कन्विक्शन की हियरिंग स्टार्टिंग में नहीं होती है ना. Despite the fact that we have 211 subsection 7 and then we have section 14 explanation 2, 54 explanation 2 of Indian Evidence Act. The reason is the restriction is basically to prevent any prejudices or bias in the mind of the judge at the time of hearing. Okay, at the time of hearing of the charge of the previous conviction. वो नहीं चाहते कि दिमाग में लगे कि अच्छा ये इसने तो किया हुआ है तो इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा होगा, और उसका इम्प्लीकेशन आपके प्रेजेंट ट्रायल पे आ जाए.